मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं चाहूंगी मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूं। मैं अपने मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैम प्रणाम। मैम आवाज नहीं आ रही है। ऑफ था अभी तक जितना बोला नहीं। तो मैं इनके जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी वो ऑफलाइन आकर अपने वक्तव्य को हमारे सामने रखे, ताकि हमारा पार्टिसिपेंट, हमारा प्रतिभागी उससे लाभान्वित हो। मैं आज के विषय पर आती हूँ। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मेरा जो भी वक्तव्य होगा वो सैद्धांतिक नहीं होगा। मैं बहुत क्लिष्ट शब्दों में अपनी बात न रखकर अपने अनुभवों को आपके साथ आज साझा करूंगी, अपने भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके साथ जुड़े हुए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, इनके बीच क्या सामंजस्य है और क्या होना चाहिए। आज मैं इस पर केवल अपने अनुभवों को साझा करूंगी। वर्तमान में विश्व आज जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नैतिक मूल्य, पर्यावरण जैसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और इस समस्याओं को सुलझाने में आज का जो विषय है वो बहुत प्रासंगिक है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मैं आयोजक मंडल को इसके लिए धन्यवाद दूंगी और चाहूंगी अगले बार जब हो तो आपके पार्टिसिपेंट ऑफलाइन ज्यादा रहें, ताकि जो बात हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे बच्चों के बीच साझा होना चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो इतना गंभीर विषय है वो बेसिकली आज हमारे विद्यार्थियों के लिए था और उनको लाभान्वित होना था। लेकिन चलिए, जो ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि अपने वक्ताओं के द्वारा जो बोला गया है उसको समझें और अपने जीवन में लाएं। मैं जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती हूं तो मैं कहती हूं हमारा अतीत हमारी जड़ है, हमारा वर्तमान हमारी शक्ति और हमारा भविष्य हमारी दिशा है। अतीत वो धरोहर है जो हमारे लिए बहुत सारे भविष्य में संभावनाएं पैदा कर रही है। वो संभावनाएं जिसकी तरफ आस लगाकर आज का विद्यार्थी, आज का युवा और आज का वो व्यक्ति जो इससे लाभान्वित होना चाहता है वो आस लगाए बैठा है। और इन तीनों को जोड़ने का काम सेतु के रूप में जो कर रहा है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक शब्द है
एक एक हमने विषय के रूप में उसको लिया है, लेकिन अति प्राचीन है। सदियों से, जैसे जोशी जी कह रहे थे, अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान है। और इस ज्ञान को, इन संभावनाओं को अगर हम एक जगह पे, तो आप देखेंगे एक नया विश्व, एक नया भविष्य हमारे सामने आ रहा है, जिनके 3 मुख्य तत्व सतत, समावेशी और नवाचार, ये उसमें जुड़ जाते हैं अगर हम इसको विज्ञान से जोड़ दें। हमारे मोदी जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 मुख्य स्तंभ, प्रिजर्वेशन, इनोवेशन, addition and adaptation. These are 4 important pillars for our भारतीय ज्ञान परंपरा। अब आप देखिए, हमारा जो प्रिजर्वेशन है वो क्या है? हमने अपने प्राचीन ज्ञान को ऐसे संजो कर रखा है, ऐसे संभाल कर रखा है कि आने वाली पीढ़ी भी उसको डिनाई नहीं कर पा रही है। इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है। कैसे? आपको एक उदाहरण दूंगी। जब हमारे यहाँ सावन के महीने में हम नॉनवेज यूज नहीं करते, हम बुग्यालों में चैत के महीने में चटकीले कपड़े नहीं पहनते, हमारे पहाड़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हम ढोल ढमाकों का यूज नहीं करते। इसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है वो ये है, अगर हम कहें सावन के महीने में आप नॉनवेज मत यूज करें तो हम करें, लेकिन हमें जोड़ा गया है हमारी ओर से। हमसे कहा गया है कि सावन का महीना शिव का महीना होता है। वास्तविकता यह है कि ये जीव जंतुओं के प्रजनन का टाइम है। अगर हम एक फिश को काटते हैं, एक बकरी को काटते हैं, तो हम उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को खत्म कर देते हैं। जब हम बुग्यालों में जाकर चमकीला कपड़ा पहनते हैं तो आप देखिए, जो हमारा परागण होता है वो झड़ जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आप ढोल धमाके मत बजाइए, अछेरी छल के ले जाएंगी, परियां उठा के ले जाएंगी। बेसिकली कोई परी नहीं है। बेसिकली विज्ञान ये कहता है इस महीने में परागण का अगेन प्रजनन का टाइम है। तो हमने अपने ज्ञान को ऐसे प्रिजर्व किया है। अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो रामायण महाभारत बहुत लिखी गई, लेकिन आज आपने देखा होगा उसको इनोवेटिव तरीके से हर दिन हमको परोसा जा रहा है। आप कुमार विश्वास को देखिए, उसने नए नए आपके एपिसोड्स में, नए नए अपने कंटेंट में ये रखा है कि क्या गलत था और क्या सही है। हमें रिवाइज कराया जा रहा है हमारे इनोवेटिव एटीट्यूड से। आपका एडिशन, बार बार हम नई चीज बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज एडिशन फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, फ्रॉम प्रीवियस ट्रेडिशंस। और अडेप्टेशन, हमने क्या कर दिया है, अगर बरसात ज्यादा है और हमारी खेती इसको अलाउ नहीं करती है तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे किसानों ने उसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढ दिया। आज देखो, आप पहाड़ों में चले जाइए, खेती के नाम पर जानवरों ने परेशान किया है कृषि को, लेकिन उन्होंने कृषि बंद नहीं करी, उन्होंने उसका विकल्प ढूंढा। और विकल्प क्या है? आज फूलों की खेती हो रही है। आप देखिए, अदरक की खेती कर रहे हैं, आप हल्दी की खेती कर, से जानवर नष्ट नहीं करते हैं। ये अडॉप्ट कर दिया हमने टेक्नोलॉजी को, पुरानी टेक्नोलॉजी को नए से। दैट इज ज्ञान, प्राचीन ज्ञान परंपरा। और यही हमारा मूल मंत्र है। हम कहते हैं सर्वभवन्तु सुखिनः, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, आप सुख को कैसे परिभाषित करेंगे? किस ज्ञान को आप सुख कहेंगे? वो ज्ञान जो प्राचीन काल में आपके ऋषियों ने, आपके मुनियों ने, आपके आचार्यों ने आपको दिया, जो संपूर्ण था, समावेशी था, समग्र था, विस्तृत था, या वो ज्ञान जो आज हम अपने बच्चों को परोस रहे हैं, संकीर्ण है, संकुचित है? और अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगी
हो गए हैं कि जिस तरह से तांगे में दोनों तरफ, आपने देखा जब घोड़े को तांगा खींचता है उसके दोनों तरफ मुकुट लगे रहते हैं, रेशमी मुकुट लगे रहते हैं। हम कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल। वास्तव में वो घोड़े से पूछो जिसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, ना वो इधर इधर दिया है, और वो वही जाता है जहां उसका लक्ष्य है। हमारा बच्चा कोई विकल्प छोड़ना। मेरा साइंस का विद्यार्थी अगर कला पढ़ना चाहता है, हम कहते हैं फिलॉसफी का बच्चा कैसे गणित पढ़ लेगा, गणित का बच्चा कैसे फिलॉसफी पढ़ लेगा? क्यों नहीं पढ़ सकता? आज प्रूफ कर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, उसने इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी ये सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान का बच्चे के अंदर भी एक पेंटर छुपा है, एक म्यूजिशियन छुपा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा बच्चा जो विज्ञान नहीं पढ़ना चाहता था और आपके पेरेंट्स के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा बाय फोर्स उसको जब विज्ञान दिया गया तो ना वो वैज्ञानिक बन पाया और ना वो एक म्यूजिशियन बन पाया, वो एक त्रिशंकु बन गया, अपवाद बन गया, और वो अपवाद पूरे समाज को नष्ट कर रहा है। इसीलिए हमें विकल्प जो 2020 ने दिया वो बहुत जरूरी है। आप देखिए हमने बच्चों को क्या कर दिया है, हमारा बच्चा उतना ही देख रहा है, उतना ही सोच रहा है जितना हम दिखा रहे हैं। उसने अपनी पूरी सोच को, अपने पूरे विचारों को, अपने ज्ञान को एक छोटे से यंत्र में बंद कर दिया। वो उससे ऊपर नहीं जा रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। उसने अपने तमाम ज्ञान को उसके अंदर कर दिया, उसने पासवर्ड लगा दिया। यानी जब मैं चाहूं तब मैं पढ़ूं, आपका इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहता। इज इट गुड और नॉट? क्यों? क्योंकि हमारा प्राचीन ज्ञान परंपरा कहता है कि ज्ञान विस्तृत है, संपूर्ण है, उसको किसी पासवर्ड से नहीं बांधा जा सकता। हमने रिश्तों में पासवर्ड बांध दिए। हमारा जो समग्रता जिसको हम कहते हैं, एक सामाजिक भी है। हमने क्या कर दिया, रिश्तों में पासवर्ड बांध दिया। मेरा पति मेरा मोबाइल नहीं और मैं अपने पति का मोबाइल चेक नहीं कर सकती विदाउट एनी परमिशन। मेरा कमरा, मेरा टॉवल, मेरा वॉशरूम, ये वो रिश्ते हैं जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का कभी आधार नहीं थे, वो हमने बना दिया। हमने बच्चों को क्या ज्ञान दे दिया कि जो मैं आपने मोबाइल में देखा, आप कभी उनसे पूछिए आज कौन सा दिन है, मेरे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, कभी आप पूछिए कौन सा बार है आज, वो तुरंत अपना मोबाइल खोलें और डेट करते हैं, बार चेक करते हैं। अपना वो टाइम याद रखिए। मेरे साथ पता नहीं कितने, मुझसे तो सभी छोटे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा था हमको अरे मोबाइल के नंबर जवाबी याद होते थे, हमें पिन कोड याद होते थे। आप आज पूछिए किसी बच्चे से, पिन कोड आपको नहीं बता पाएगा, वो डेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो गुलाम हो गया। वो कहता है आई कांट सर्वाइव विदाउट माई सेल्फ, क्योंकि उसका पूरा ज्ञान उसमें भरा है। और आप अपना प्राचीन ज्ञान परंपरा देखिए, जब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को जलाया था तो तीनों धू-धू करके जला। लोगों को ये लगा कि अब ज्ञान खत्म हो गया, भारत का ज्ञान खत्म हो गया, भारत का साहित्य खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हार्ड डिस्क उस समय हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ पर थी, यहाँ पर उन्हें किताबों में नहीं था। वो उनका ज्ञान उनके दिल में था, उनके मस्तिष्क में था। जल जाने के बाद भी अपने देशों का पुनर्जीवित कर दिया गया। ये है हमारी ज्ञान परंपरा। और आज अगर एक बच्चे का मोबाइल होता है तो वो याद नहीं कर सकता कुछ भी, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूरा जीवन उसमें कैद है। तो क्या हम इस ज्ञान को देना चाहेंगे बच्चों को? नहीं। हमें पुनः बच्चों को उस परंपरागत ज्ञान के साथ ले जाना है, तो हमें अपना संपूर्ण ज्ञान
प्रदान कर रही है। आप देखिए, हमारे वहां विषयों की बाध्यता, कैरियर की बाध्यता, आज के यहाँ अभिभावक बैठे हैं, मेरी बहुत नाराजगी रहती है अभिभावकों से कि अभिभावकों ने भी नहीं सोचा मेरा बच्चा क्या बनेगा। वो शुरू में उंगली पकड़ कर कहता है मेरा बच्चा एस्ट्रोनॉट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता मेरा मेरा बड़ा होकर एक शिक्षक बनेगा। और आप देखिए, फॉर्चुनेट कहिए, अनफॉर्चुनेट कहिए, हमारा उत्तराखंड का ज्यादा से ज्यादा यूथ शिक्षक बनता है। मैंने एक बार एक रिसर्च कराया तो एमएड के स्टूडेंट को, तो उन्होंने कहा, बहुत बच्चों ने कहा कि क्यों करना चाहते हैं बीएड, तो उनका ये कहना था पटवारी में हम इंजीनियरिंग में नहीं निकले, हम इस प्रोग्राम में नहीं निकले, हमने सोचा चलो बीएड करते हैं। तो क्या बीएड ये है? शिक्षक हमारे वहां गुरुकुल सिस्टम में जाके देखिए कि गुरु का स्थान राजा से भी बढ़कर था, ईश्वर से भी बढ़कर था। अगर हमें इस तरह से प्रणाली को लाना है, अपने ज्ञान को लाना है, तो हमें गुरुकुल सिस्टम अगेन रिवाइव करना होगा। उसका आप ये देखिए, हमारे वहां जो हमारी एनईपी है उसने अपना विशेषता रखी है, एक अपना करेक्टरिस्टिक्स रखा है, उसमें है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही, जो पुस्तकें हमें हमारे पोषण के साथ दिया जाता था। जैसे हम बच्चे को फीस कराते हैं, ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग हमारे बच्चों को दी जाती थी। एक बार मैं आपको अगेन स्टोरी सुनाती हूँ इसमें कि एक बार ऋषि याकव्य जो आपके मैत्रेय के पति थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ऋषि थे। एक बार जब वो ऋषि क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि जितने राजा महाराजा होते थे उनको वो पैसा उनको दान के रूप में देते थे, वो दान के रूप में देते थे। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, हजारों उनके पास मवेशी थे। जब उनको लगा कि अब मैं गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, उनकी पत्नी कात्यायनी और रात्रि, उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा आप हमें परमिट करेंगी तब हम वानप्रस्थ जाएंगे। ये थी वीमेन एम्पावरमेंट। आज हम वीमेन एम्पावरमेंट को अपने स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाकर कहते हैं कि हमें सशक्तिकरण चाहिए। हमारे वहां महिला को सशक्त कराया नहीं जाता था, बल्कि वो सशक्त रहती थी। इसीलिए तो ऋषि भी अपनी पत्नी से परमिशन मांग रहा है कि मैं वानप्रस्थ जाना चाहूं, क्या आप परमिट करेंगी? हम भी करते हैं। आप देखिए, आप लोग सब गृहस्थ हैं, देखिए बिना परमिशन के कुछ खाना भी नहीं बनता। आप जो खाना आप बनाती हैं वही बार खाता है। ये सशक्तिकरण नहीं तो और क्या है? जब ये कहा गया कात्यायनी और मैत्रेय के दो कि भाई तुम सारा दे रहा हूं, आधा आपको दे रहा हूं, आधा आपको दे रहा हूं, मैं प्रस्तुत जा रहा हूं, आप अपना जीवन निर्वाह करें। कात्यायनी सेटिस्फाइड थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैत्रेय जो विदुषी थी कहा कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर की पूंजी हमें देकर जंगल में जा रहा है, तो वो जंगल कितना मूल्यवान होगा, इस धन से भी ज्यादा मूल्यवान वो होगा। ये उसका क्रिटिकल थिंकिंग था, वो उसका परंपरागत ज्ञान था। उसने ऋषि से कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ उस जंगल में जाना चाहती हूं जो इससे अधिक मूल्यवान है। आप मुझे बताओ कि उसमें ऐसा क्या मूल्य छुपा। ये था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा मोटिवेशन। हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, हमारा बच्चा हमसे कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ मांगता है, हम उसे अपनी पावर दिखाकर खामोश कर देते हैं या उन पर दबाव डालते हैं, इम्पोज करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन क्या है? लर्निंग। आज आपकी 2020 की कहती है टीचिंग, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। हम कि शिक्षण ही सब कुछ है, अधिगम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस अधिगम के साथ अगर मोटिवेशन जुड़ जाए तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक बहुत कहना चाहिए गरीब था और कर्ज डूब गया था। वो संत के पास गया, उस संत के पास जिसके पास बहुत पैसा था। उसने उस संत से कहा मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं बहुत कर्जे में हूं।
संत ने जब उसको देखा, या उस व्यक्ति ने जो कि दानी था, उसने जब उसको ऊपर से नीचे तक देखा, वो बड़ा हष्ट पुष्ट था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत बेस्ट था। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे 10 मुद्रा दूंगा, तू मुझे अपनी एक टांग दे दे। उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, मैं गरीब हूं, लेकिन इतना लाचार नहीं कि मैं अपनी टांग दे दूं आपको, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, आप मुझे पैसा दीजिए। उसने ठीक है, मैं तुझे 20 मुद्रा देता हूं, तू मुझे अपनी दोनों टांगे दे दे। मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, आप मुझसे सौदा कर रहे हैं मेरे शरीर का। उसने कहा मैं 50 मुद्रा दूंगा अपने दोनों। फिर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा चल, मैं 100 मुद्रा, आपको 100 मुद्रा दूं, तू मुझे अपनी आंखें भी दे दे। उस व्यक्ति ने सोचा, मेरे इस शरीर को, जिसको मैं नालायक समझता हूं, कुछ काम का नहीं समझता, ये शरीर के लिए 100 मुद्रा दे रहा है, अगर मैं इसका प्रयोग करूं तो मैं तो इसमें 500 मुद्रा कमा लूंगा। दैट इज आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें उसको दबाव नहीं डाला, केवल वो ज्ञान उसको सिखाया जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगा। हमें ये ज्ञान बच्चों को देना है, हमें ये ज्ञान नहीं देना जो मैं कह रहा हूं, गाय का निबंध लिखा है तो गाय के 2 सिंग 4 टांग 1 पूंछ, नहीं, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है वो क्या चाहता है। भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। हमारी 2020 की पॉलिसी ने जो भाषाओं का बंधन बैरियर काटा है, वो आज का नहीं है, आदिकाल से भी चल रहा था। भाषा के लिए प्रतिबंधित नहीं थे, हमारे वहां कई भाषाओं की कई बोलियां बोली जाती थी। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जब भारत में आए और उन्होंने हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखा, भाषाओं को देखा, तो उनको लगा कि अगर हमें भारत पर राज्य करना है तो हमें यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की शिक्षा को, यहाँ की बोलियों को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वहां भाषाओं का जो आज भी कंफ्लिक्ट है, जो विरोध है, वो सच चल रहा है। आप खुद देखिए, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए, इसलिए नहीं कि वो ज्ञान हासिल करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, आप खुद जाके देखिए, इंटर कॉलेज में, प्राइमरी स्कूल में, हमारा टीचर ज्यादा कैपेबल है बनस्पत पब्लिक सेक्टर से। ना उनको फीस ज्यादा सैलरी दी जाती, ना उनके पास क्वालिफिकेशन है। हमारे शिक्षकों के पास क्वालिफिकेशन भी है, उनको सैलरी भी बढ़िया दी जाती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि उत्तराखंड में रोज आए दिन अखबारों में सुर्खियों में रहता है वो विद्यालय बंद हो गया, वो गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो गया। उसका रीजन है सिर्फ अंग्रेजी भाषा। हमने अंग्रेजी को क्या बना दिया? अपना क्रिस्टल सिंबल। अच्छा अंग्रेजी बोलते, मैं पेरेंटल मीटिंग में जाती थी, गर्व कहते थे मेरा बच्चा अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलता है, बट हिंदी नहीं बोल पाता, हिंदी में कमजोर है। शर्म आनी चाहिए हमें इस बात को रिपीट करते हुए कि हमारी जो है, हमको इसके लिए शर्म ना महसूस करते हैं। अगर हम ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर में हैज की जगह हैड और हैड की जगह है, मैं बड़ा फील होता है। ये किसकी देन है? मैकॉले की। 1835 जब लॉर्ड मैकॉले भारत में आया तो उसने कहा यदि भारत को खत्म करना है तो इसकी भाषा को, इसके सच को तोड़ना होगा। और उसने इतना हाइपोथेटिकल बात भारत के लिए कही, उसने कहा इंडिया देयर इज नो लिटरेचर, जबकि हम जानते हैं कि मैकॉले का ये है, क्योंकि हम, अगर वो मैकॉले ये कहता है भारत में साहित्य नहीं, भारत में भाषा नहीं, तो आई थिंक मैकॉले हैड नो नॉलेज अबाउट द 17th century's लिटरेचर, जिसको हम कहते हैं भारत की सोने की चिड़िया, उसको ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसने भारत को डिवाइड करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा यूज करे और भारत के साहित्य को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे को दुर्भाग्य लगता है, आज मैकॉले को गए हुए भारत से हजारों साल हो गए, लेकिन हर 2 इंडियन के बीच में आपको एक मैकॉले जरूर दिखाई देगा। क्योंकि उसने कहा था कि
भी उसने ये कहा था, अपने जो एक नया उसका वक्तव्य था, सिंगल सेल्फ ऑफ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया अरबिया। भारत का अगर पूरी लाइब्रेरी में करूं और इंडिया का एक ब्रिटिश का एक सिंगल सेल्फ देखूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहकर उसने भारत के साहित्य की, भारत के ज्ञान परंपरा का खुलकर उपहास किया। लेकिन आज मैकॉले हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर हम स्वेच्छा से अंग्रेजी को, अंग्रेजी साहित्य को, विदेशी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? शायद आप या हम, या हमारा वो ज्ञान। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि भारत में ही नहीं, हमारे परंपरागत ज्ञान को विश्व में फैल जाना चाहिए। और मैं ये बता रही हूं आपको कि हमारा मुनरो को अगर आप पढ़ेंगे तो मुनरो ने अपने वक्तव्य में साफ कहा था कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही रिच है, हमें उसका आदर करना चाहिए। लेकिन उनकी ये रणनीति थी कि यदि वो आदर करते तो भारत पे राज्य नहीं कर पाते। इसीलिए भारत की कुछ कमियों को देखते हुए ये, जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे उपनिषदों का प्रयोग किया, बहुत सारे शास्त्रों का प्रयोग किया, वो वास्तव में वो हमारा वो साहित्य है जिस पर आज भी हम गर्व करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज्ञान परंपरा को पढ़ाइए मत, उनके अंदर इनबिल्ट है, उसको संजोइए फैमिली के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, और नई हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रयास कर रही है। हमारे वहां आपने देखा होगा कि जिस तरह से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी ने एक नया अपना एक रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि 12th में आपने देखा होगा बच्चे जो स्कूल आपने एनईपी सब लोगों ने पढ़ ली होगी, सेकेंडरी एजुकेशन में 2 बार प्रोवाइड करने की बात कही है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे अच्छे अपना अच्छा करियर बना सके, ताकि आपके मुखर्जी नगर जैसे या कोटा, राजस्थान कोटा जैसे शहर बच्चों की जो कहते हैं उनका जो आत्महत्या का साक्षी ना बने। मैं चाहती हूं हमें बच्चों को स्पेस देना होगा, और स्पेस देने के लिए अगेन हमें एफिशिएंट अपने लिटरेचर की ओर लाना होगा, गुरुकुला सिस्टम को रिवाइज करना होगा, नैतिक मूल्यों को रिवाइज करना होगा, प्रकृति के बाद प्रकृति के पास पुनः जाना होगा, क्योंकि हमारी प्रकृति हमारा वो ज्ञान है जो हमें हमारे अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से जोड़ती है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वक्त और भी वक्तव्य यहाँ रखे जाएंगे। मैं आपसे पुनः कहूंगी, यदि भारतीय परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों की तरफ पुनः लौटना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, आपने हमें बताया कि किस प्रकार हम भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवहारिकता से जोड़ के सतत नवाचारी बना सकते हैं। थिंकिंग कर भारतीय ज्ञान परंपरा में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपके इस वक्तव्य के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल, संकाय अध्यक्ष, शिक्षा संकाय बिड़ला कैंपस, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। महोदय, आपको 26 वर्षों का शिक्षण अनुभव रहा है। आपके विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप कई छात्रों को अपने निर्देशन में शोध कार्य करवा रहे हैं। हिमालय परिदृश्य एवं ज्योतिर्मय जैसी शोध पत्रिकाओं के संपादक बोर्ड के आप सदस्य भी हैं। महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। परम सम्मानित सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जोशी सर, पावो
राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण, छपरा विश्वविद्यालय, हमारी पूर्व संकाय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राम मखरी मैडम, हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, हमारे दूसरे विशिष्ट वक्ता राठ महाविद्यालय पैटनी के डॉक्टर जितेंद्र कुमार नेगी जी, और जितने भी इस वर्चुअल मोड में जुड़े हुए लोग हैं, पैठानी से आए हुए हमारे वरिष्ठ सम्मानित शिक्षक साथी और जितने भी इस सभागार में बैठे हुए उपस्थित श्रोतागण, आज का ये बहुत बर्निंग टॉपिक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सारगर्भित बातें कही, चाहे हमने वाइस चांसलर कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर जोशी सर सुना, छपरा भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और सारगर्भित बातें कही, और मुझे लगता है कि मेरे पास अब कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसी संदर्भ में कहूंगा कि सबसे पहले हम गौरवशाली अतीत की बात करेंगे। भारत की एक विशिष्ट मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता का मतलब है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो विविधता में एकता है, हमारा जो ये ज्ञान परंपरा का सीरियल है, और जो हमारे जीवन मूल्य हैं। यहां हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सत्यम वद धर्माचर इसकी बात करते हैं। तो आखिर इतना महत्वपूर्ण ज्ञान भारत से बाहर के जितने भी जिज्ञासु लोग थे, विद्वान लोग थे, वो आकर्षित होकर के आते थे उस ज्ञान को देखने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए कि आखिर भारत में ऐसी क्या चीज है कि हम उसको अध्ययन करते हैं। पूरे विश्व में इंडोलॉजी के रूप में इसका रिसर्च कार्य हो रहा है। इंडोलॉजी शोध कार्य हो रहे हैं भारत, और भारत के जिज्ञासु हैं वो आखिर आश्चर्यचकित है कि इतना नॉलेज था उनके पास कि ये नॉलेज को हमने इसमें स्टडी करनी है। और भारत का सबसे बड़ा चीज था ज्ञान, ज्ञान परंपरा। मैं अभी बैठा था यहाँ पर, देख रहा था इसके आगे ज्ञान है, जो नाम है ज्ञान, नॉलेज। अरे यहाँ ज्ञान, जो कि भागवत गीता में लिखा है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमय विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्रमय चीज नहीं है। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है वो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमय विद्यते। अब देखिए हमारे यहाँ का ज्ञान और विदेशों का ज्ञान। हमारे यहाँ के ज्ञान को कहा गया कि पवित्र है, वहां कहते हैं ज्ञान शक्ति है। अरे शक्ति हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो पावर का यूज कैसे कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वो उन्होंने नॉलेज जो गेन किया मार काट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लड़ाई कर दी,
हमारे यहाँ का नॉलेज पवित्र है, नहीं पवित्र विद्यते, ज्ञान के समान कोई चीज ऐसी। तो हमारे मनीषी तो इतने विद्वान लोग थे, उन्होंने भारत में ऐसे सशक्त लोगों का निर्माण किया जिनकी मानसिक दशा बहुत सुविकसित थी और ज्ञान भावना उनकी बहुत पवित्र थी। ऐसे लोगों का निर्माण किया है, ऐसे मनुष्यों का जिनका मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक विकास हुआ था। बताया गया कि हम जो है अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बनाएं। इसलिए हमारे यहाँ भी जो पहली चीज थी कि हम ज्ञान पर और अनुभव पर बल दें, छात्रों को लोगों को बताएं ज्ञान क्या चीज है। और जब छात्र गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे तो उनकी ज्ञान की परीक्षा होती थी, उनको तो सभा में सोसाइटियों में अपने को प्रदर्शित करना पड़ता था। उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे ऋषि मुनि पूछते थे और उसके बाद तब दिखा जाता था कि ये छात्र जो है वाकई जो है काबिल है कि नहीं है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें उनको बाहर कर दिया गया 12 वर्ष पढ़ने के बाद, कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तो नॉलेज को हमारे यहाँ बहुत सशक्त चीज कही है, लेकिन सशक्त का मतलब नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करके हम जो है उसको बताएं कि हमारे यहाँ ये एक पवित्र चीज है। हमारे यहाँ भारत में नॉलेज आ गया, लेकिन अगर नॉलेज के साथ उसका कैरेक्टर नहीं है तो उसको तो बेकार समझा जाता। चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन कैरेक्टर का, अगर कैरेक्टर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर चाहे उसको सारे वेद वेदांग दर्शन पुराण उपनिषदों का ज्ञान है, उसको तो कुछ नहीं समझा जाता। अगर किसी को एक गायत्री मंत्र आ रहा है और वो बहुत चरित्रवान है तो उसको श्रेष्ठ समझा जाता था। इसलिए चरित्र को हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व दिया गया। हमारे यहाँ के उद्देश्य थे, हमारी जो गौरवशाली परंपरा थी, वो गौरवशाली परंपरा जो विद्वान लोग थे, आदमी लोग थे, गुरु लोग थे, उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। कोई उद्योगपतियों ने नहीं बनाया। टाटा बिरला अंबानी उसकी बात करेंगे, उन्होंने हमने विश्व गुरु नहीं बनाया व्यक्तित्वों ने। कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व थे जो कि उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव